अच्छा जी, बहुत सारे हैरोइंग नंबर्स मुख्तलिफ स्टडीज़ के हमारे सामने आते हैं जो ये इंडिकेशन देते हैं कि पाकिस्तान की यूथफुल पॉपुलेशन मेंटल हेल्थ क्राइसिस से गुजर रही है। ज़्यादातर लोगों के कई ऐसे मसाइल हैं जिनको हम अंडर द रग ब्रशन कर लेते हैं। नामुनासिब सहूलियात हैं, रिसोर्स हमारे पास है नहीं, थेरेपिस्ट, काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट तक उनकी रसाई है नहीं, और फिर बेजा अद्वियात का ख़ुद इस्तेमाल। हम गूगल बादशाह से पता करते हैं कि जी स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए, अपने आप को काम डाउन करने के लिए, या मुख्तलिफ इस किस्म के पेडलर्स आपको हमारे इन्वायरमेंट में मिल जाएंगे जो रिक्रिएशनल ड्रग्स से लेके फार्मास्यूटिकल ड्रग्स का मिस यूज़ कर रहे हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में मुब्तला हैं। आइए ज़रा इस पर बात करते हैं कि एज एन इंडस्ट्री इसके बारे में क्या सोचा जा रहा है, क्या रोकथाम करनी चाहिए, पॉलिसी इन्वायरमेंट क्या होना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैसर वहीद, फॉर्मर चेयरमैन पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया कैसर साहब फॉर बीइंग हियर। सबसे पहले सर, एज अ बिजनेस लीडर एंड एज अ सीनियर सिटीज़न, मुझे बताइए कि व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशंस कि ये जो यंगर जनरेशन है, जब कहा जाता है कि आप सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक, पुरुमंग, होपफुल होने चाहिए, वहाँ मेंटल इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़ इतने ज़्यादा क्यों बढ़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमें पता है कि पिछले कुछ 2 डिकेड्स एटलीस्ट पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा रहा जी। और जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ग्रेजुएट बाहर निकले या अदरवाइज़ भी यंगस्टर जो 15 से 25 साल की एज में बाहर आए अपने एजुकेशन से, या फैमिली नहीं एजुकेशन से भी नहीं, अदरवाइज़ भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वो नहीं थी और इकोनॉमिक प्रेशर बहुत थे, जिसकी वजह से एक तरह से क्राइसिस और पेंडेमिक टाइप की चीज़ हो गई कि जिसकी वजह से लोग रिक्रिएशन या सुकून की तलाश में चीज़ों को अडॉप्ट करने लगे, रॉन्ग साइड ऑफ तो आप देखते हैं कि ड्रग यूजेज के साथ इसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का कोई हाथ नहीं है। ये जो रिक्रिएशनल ड्रग्स है, इनका पाकिस्तान फार्मा इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं होता। असल इशू ये है कि पाकिस्तान की जो हमने बात करना है कि जो पाकिस्तान की एडल्ट पॉपुलेशन है, चाहे वो 1% है या 30% है, एक अंदाजे के मुताबिक जो सेक्रेटरी एसोसिएशन पाकिस्तान है, उनके एक अंदाजे, रफली एक अंदाजे के मुताबिक मोर देन 30% ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन द अर्बन सेंटर ऑफ पाकिस्तान have affected by this mental issue, some sort of anxiety, depression और जिस तरह की भी ये मेंटल इश्यूज हैं, उसके लिए जो मेडिसिन अवेलेबल पूरी दुनिया में ये हुआ कि ये दवाएं, इस चीज़ों की दवाएं, चाहे डिप्रेशन हो, एनजाइटी हो, एपिलेप्सी हो, इन तरह की जितनी भी दवाइयाँ ये रेगुलेट होती हैं वहाँ की रेगुलेटरी बॉडीज़ जो कि ड्रग रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं या मेडिसिन को जो कंट्रोल करती है, नॉट बाय द नारकोटिक कंट्रोल। और जो नारकोटिक मिनिस्ट्री हैं वो इससे कोई ताल्लुक नहीं होता उनका, क्योंकि दे आर ट्रीटेड एज मेडिसिन, इनको शेड्यूल 4 मेडिसिन कहते हैं और ये कंट्रोल होती हैं। अच्छा, दूसरा जो एक, अच्छा, मैं अगर इसी बात को आपकी बिल्डअप करना चाहूँ, ये जो आपने कहा कि इनको कंट्रोल किया जाता है, पाकिस्तान में इसकी सप्लाई के बारे में बताइएगा कि क्या बेदरीग इस्तेमाल हो रहा है, रसाई कैसी है, कौन रेगुलेट करता है इनकी डिमांड एंड सप्लाई को इन पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान में 2012 से पहले जब मिनिस्टर ऑफ हेल्थ थी, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं बनी थी, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का परव्यू था। इनका कोटा एलोकेशन और इनकी रजिस्ट्रेशन, इसका तमाम रेगुलेशन जितनी थी वो सारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ करती थी। 2012 में, 2010 में जब ये ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी तो ये रेगुलेटरी अथॉरिटी के बाद आ गया, लेकिन कोई 4 साल पहले, 5 साल पहले ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बग़ैर किसी लॉजिकल रीज़न से अपना जो पावर थे या अपने वो उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक को दे दिए। सर, इसकी एक बड़ी वजह जो हमने उनको प्रोब किया तो वो समझते हैं कि इन अद्वियात का मिसयूज़ बहुत ज़्यादा है इन टर्म्स ऑफ रिक्रिएशनल ड्रग्स। क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, ये देखें, जितनी भी दवाइयाँ हैं ना, अगर आप थोड़ा सा इसको पढ़ें, शेड्यूल 4 मेडिसिन के बारे में जो कहा गया, ये इतनी ज़्यादा एडिक्शन फॉर्मिंग नहीं होती। ओके, नहीं होती, इतनी नहीं होती होंगी, लेकिन इतनी नहीं है जैसे कि बाकी जो शेड्यूल 1 की या शेड्यूल 2 की या शेड्यूल 3 की मेडिसिन हैं, जो नारकोटिक ड्रग्स जिनको हम ये कहते हैं या रिक्रिएशनल मेडिसिन है, मैं नाम बावजह नहीं लूँगा, पब्लिसाइज नहीं करना चाहिए, वो उसके मुकाबले में ये जो दवाइयाँ हैं, अल्प्राजोल आम है, इस तरह की जो मेडिसिन है, इनका एडिक्शन फॉर्मिंग से इतना नहीं होता जितना इफेक्ट। और सर, इसका मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स के अंदर जाने से इम्पैक्ट क्या है? असल में
हाँ, इतनी शदीद शॉर्टेजेस रहती है, इतनी शदीद शॉर्टेजेस रहती है इसकी हमेशा, कि जिसकी वजह से हम पहले तो देखें ना, पाकिस्तान की जो रेगुलेटरी बॉडी है उनका मैंडेट क्या है? उनका मैंडेट है अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन। बिल्कुल, ये उनका मैंडेट है, ये दिस इज व्हाट दे आर फॉर देयर। बदकिस्मती से वो मैंडेट किसी और को दे दिया जिनको मेडिसिन का ABCD नहीं पता कि मेडिसिन होती क्या है, उसकी अवेलेबिलिटी कैसे करानी है, इंश्योर कैसे करना है, और हेल्थ इश्यूज़, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ क्या हैं, उनका कोई इनसे नहीं। हाँ, वो चले गए दूसरी तरफ, जिसकी वजह से जब कोटे एलोकेशन में वो यही कहने लगे जी मिसयूज़ की वजह से उन्होंने कोटा एलोकेशन में अननेसेसरी डिले करने लगी और अननेसेसरी कंट्रोल बिल्ड करने लगे, जिसकी वजह से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को वक्त पे जो उनका कोटा मिलना चाहिए ताकि वो दवा बना के अवेलेबिलिटी कर सकें, वो ना करा पाए, जिसकी वजह से बेताशा शॉर्टेजेस तो हमेशा एज ऑन टुडे इवन अगर आप मार्केट में तलाश करने जाएं। अच्छा, दूसरा अच्छा, इसमें लॉजिकल फिर एक चीज़ ये बनेगी कि जब इतनी एक्यूट शॉर्टेज है और फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इस डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही, तो इसका मतलब है इट ओपन्स द रूम फॉर बूटलेग, फॉर काउंटरफीट, फॉर ऑल काइंड्स ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिसेस। स्पूरियस का सबसे बड़ा मसला हो जाता है जी, कि जो काउंटरफीट तो एक चले हम देख लेते हैं, लेकिन स्पूरियस जो बिल्कुल जिस दवा का में कोई दवा होती ही नहीं, जाली दवा जिसको हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो उसकी भरमार हो जाती है उन इलाकों में जहाँ रेगुलेशन इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता किसी भी वजह से। तो अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग एंश्योर के काउंटरफीट मार्केट में अच्छा, नहीं और ये आती। कितना अहम नुक्ता इसलिए भी है क्योंकि आमतौर पे मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस, डिप्रेशन को हमारे माशरे में टैबू और स्टिग्मेटाइज सब्जेक्ट्स कहा जाता है। बहुत कम लोग हैं जो हेल्प जाकर सीख करते हैं, उनको मुख्तलिफ सोशल एंड कल्चरल प्रेशर्स का सामना है। अगर इस सारी जंग के बाद, जद्दोजहद के बाद उनको जो दवा मिले वो पुरअसर भी ना हो और वो नकली हो, वो जाली हो, तो दैट्स वेयर द लिंक इज ब्रेकिंग अप। डॉक्टर साहब, ये हम जो हमारी फार्मा इंडस्ट्री, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी और मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक कंट्रोल से जो डायलॉग करती है, उसका इशू यही है कि भाई अवेलेबिलिटी ऑफ दिस काइंड ऑफ मेडिसिन का फ़ायदा ये होगा कि जाली दवा मार्केट में नहीं आएगी अगर आप ज़्यादा कंट्रोल बिल्ड करते हैं। हाँ, एक चीज़ है मॉनिटरिंग, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी बहुत सख्त किस्म की मॉनिटरिंग उनकी है, यानी अगर 1 माइक्रो मिलीग्राम भी हम जो इस्तेमाल करते हैं इस तरह की दवा का, इसका हमने रिकॉर्ड सबमिट करना होता है, यानी जब वो दवाई बन जाती है तो उसका रिकॉर्ड मिनिस्ट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को, ड्रैप को, हमने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को सबमिट करना होता है। तो मिस यूज़ के चांसेस या एब्यूज़ के चांसेस आर वेरी मिनिमम। मैं ये नहीं कहता ख़त्म हो जाते हैं, नहीं, आप बिल्कुल वजह फरमा रहे ख़त्म हो जाते हैं। आपकी आमद का और इस बड़े इंपॉर्टेंट इशू के पीछे द फोर्स दैट यू पुट बिहाइंड इट ऑल्सो फैक्टर्स इन कि आपको फियर बेस्ड पॉलिसीज़ नहीं बनानी है, आपको नीड बेस्ड पॉलिसीज़ बनानी है। इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में हमारी पॉपुलेशन को इन अद्वियात की ज़रूरत है, हमें बेटर प्रैक्टिसेस की ज़रूरत है ताकि इसकी प्रिस्क्रिप्शन टाइमली हो, बेटर कंट्रोल्स की ज़रूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आप बिल्कुल ही अनअवेलेबल कर दें द मार्केट। डॉक्टर साहब, दिस इज ऑल द टाइम वी हैव। एक सेकंड के लिए एक बात करना चाहूँगा। देखें, हमारा इंडस्ट्री और PPM में ख़ास तौर पे एम्फेसिस कर रही है और जोर दे रही है कि ये सब्जेक्ट जो दवाओं का सब्जेक्ट है, ये ड्रैप का परव्यू है और ड्रैप के पास रहना चाहिए, इसका कोई ताल्लुक किसी और मिनिस्ट्री के पास नहीं होना चाहिए।